अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 131 जो दक्षिण भारत के राज्यों के लोकसभा सीटों की संख्या है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पर पूरा जोर है जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने इस बार बीजेपी के लिए सीटों का टारगेट 370 पार का तय किया है और ये तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी दक्षिण के राज्य में 2019 की तुलना में करिश्माई प्रदर्शन करे। विपक्षी गठबंधन और खासकर कांग्रेस का भी पूरा फोकस दक्षिण पर है, क्योंकि दक्षिण के दो बड़े राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है। तो राहुल गांधी भी केरल की वायनाड सीट से ही लोकसभा सांसद है। इस बार राहुल इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने वायनाड सीट से उम्मीदवार उतारकर विपक्षी गठबंधन में गांठ की तस्वीर जरूर साफ कर दी है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि दक्षिण पर मोदी का जोर, विपक्ष के पास क्या है तोड़। हमारी सरकार ने सबकी सरकार और सबके लिए सरकार के मंत्र पर काम किया है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। I don't think that the BJP is going to win a single seat in Kerala. BJP is trying to have some foothold in Kerala, which they never had. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में तीसरी बार दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य केरल और तमिलनाडु पहुंचे। यात्रा का मकसद जितना सरकारी है उतना ही राजनीतिक भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को अकेले 370 पार जाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना ही होगा। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी अब की बार कितनी सीटें जीतेगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकलन क्या है? आपको सुनाएंगे। अभी आप 2019 में इन दोनों राज्यों के नतीजों का अंक गणित देखिए। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन पिछले चुनाव में यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहां भी 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अब की बार इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, आपको प्रधानमंत्री की जुबानी ही बताएंगे। फिलहाल केरल में कितनी सीटों पर कमल खिल सकता है वो नरेंद्र मोदी से ही सुनिए। में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। मोदी के इस दावे या यूं कहिए कि चुनावी भविष्यवाणी पर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा है,
उसे सुनना भी जरूरी है। I don't think that the BJP is going to win a single seat in Kerala. Their strongest performance has always been in Thiruvananthapuram, where they came twice second. And I'm not expecting that they will do any better than that this time around either. Everywhere else, we have strong candidates, and I think the BJP's support base is limited in our state. Their kind of appeal on the basis of Hindutva and Hindi, Hindu, Hindustan, that's not the kind of message that flies very well here in Kerala. 2024 में बीजेपी को केरल में दोहरे अंक में सीट मिलेगी या नहीं, ये तो नतीजों से पता चलेगा। लेकिन 2019 में बीजेपी को इस राज्य में कितने वोट मिले थे, उसका अंक गणित भी देख लीजिए। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब तक एक बार भी केरल की कोई सीट नहीं जीत सकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर थी। 2019 में उसे सहयोगी पार्टी बीजेडीएस के 2% वोट को जोड़कर कुल 15% वोट मिले। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री केरल में बीजेपी की 10 या उससे ज्यादा सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं। मोदी ने यह दावा तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की पदयात्रा के समापन पर किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो अहम राजनीतिक दल कांग्रेस और सीपीआईएम पर जबरदस्त हमला भी बोला। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। केरल में अभी सीपीआईएम की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार है। यहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल बीजेपी विरोधी विपक्षी गठबंधन में एक साथ हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद हैं। 2024 में वो इस सीट से लड़ेंगे या कहीं और से, ये अभी तय नहीं है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। सीपीआई ने वायनाड सीट से पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। For such a long time, the LDF alliance, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. Our party is part of LDF. CPI is part of LDF. In our arrangement within LDF, our party gets 4 seats: Thiruvananthapuram, Thrissur, Mavelikara and Wayanad. And our party has to decide candidates for these 4 states. केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल साथ लड़ेंगे या अलग अलग, अभी पक्का कुछ भी नहीं है। लेकिन सीपीआई के एक तरफा ऐलान से गठबंधन की गांठ एक बार फिर सरेआम हो गई है। ऐसे में बीजेपी को विपक्षी एकता पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है।
केरल में अगर कांग्रेस और वामपंथी दल अलग अलग लड़े तो जाहिर है इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि जो अब तक नहीं हुआ वो 2024 के चुनाव में हो जाए, यानी केरल में कमल खिल जाए। अब 2019 के चुनाव में केरल का अंकगणित क्या था, उसे भी देखिए। पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले 4 राजनीतिक दलों के गठबंधन यूडीएफ को 47% वोट मिले और 20 में से 19 सीटें मिली थी। तो सीपीआईएम की अगुवाई वाली 4 राजनीतिक दलों के गठबंधन एलडीएफ को 34% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन एनडीए को 15% वोट तो मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। मोदी इस बार केरल में दहाई अंक में सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं, तो कांग्रेस 20 की 20 सीटें जीतने का दावा कर रही है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा आरएसएस शाखा है और बहुत कोशिश और प्रयास किया है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी शून्य है। विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य और आगे भी इस चुनाव में भी शून्य होंगे और हम 20 से 20 सीट जीतेंगे केरल में। और ये उनका सपना होता है ना, वो सपना है सबका, वो प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा वहाँ केरल तमिलनाडु में। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे या कहीं और से, यकीनन ये कांग्रेस ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस की सलाह से उलट बीजेपी इस बार जितना उत्तर भारत पर ध्यान दे रही है, उतना ही दक्षिण पर भी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही 3 जनवरी और 17 जनवरी के बाद 27 फरवरी को भी केरल पहुंचे। केरल के बाद प्रधानमंत्री की दक्षिण यात्रा का दूसरा पड़ाव तमिलनाडु रहा, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पदयात्रा पूरी होने पर तिरुपुरम के पल्लदम पहुंचे। बीजेपी को तमिलनाडु से भी बड़ी उम्मीद है। वैसे 2019 में 39 में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोशिशों के करिश्मे से बीजेपी को यहां उम्मीद है। वैसे गठबंधन के लिहाज से ठीक चुनाव से पहले एआईएडीएमके के अलग हो जाने से बीजेपी को झटका भी लग चुका है। लेकिन इस झटके को दरकिनार कर बीजेपी अपने और दूसरे छोटे सहयोगियों के भूते तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन को पटखनी देने की तैयारी में जुटी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की पदयात्रा एन मन एन मक्कल के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। वो जरा आकर के देख ले, तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। मोदी 2024 में तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी के खाते में करने की कोशिश में शिद्दत से जुटे। वो 2024 में पहले 2 जनवरी को यहां पहुंचे, फिर 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु में कई मशहूर मंदिरों में पूजा पाठ किया और अब एक बार फिर 27 फरवरी को वो इस राज्य के दौरे पर पहुंचे। मकसद साफ है, पूरे देश में अगर बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार जाना है तो तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना होगा। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा, उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। जिस राज्य से प्रधानमंत्री का रिश्ता दिल का है, वो उनके दल यानी बीजेपी को 2024 में कितनी सीटें देगा अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन तमिलनाडु का 2019 वाला अंकगणित आपको जरूर मालूम होना चाहिए। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके, पीएमके, डीएमडीके और टीएमसीएम से गठबंधन था।
तब बीजेपी ने 6 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत एक भी सीट पर नहीं मिली। हालांकि बीजेपी को 4% वोट जरूर मिले। एआईएडीएमके समेत बीजेपी के सहयोगी दलों ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली, जबकि 4 दलों का कुल वोट शेयर था 18%। जबकि यूपीए गठबंधन में कांग्रेस ने 9 सीट पर उम्मीदवार उतारे, उसे 8 सीट पर जीत मिली और वोट शेयर रहा 13%। कांग्रेस की सहयोगी और यूपीए की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके समेत 5 दलों ने 30 सीट पर उम्मीदवार उतारे और सभी 30 सीटें जीत ली। इन 5 दलों को कुल 41% वोट मिले। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा से पार्टी के पक्ष में माहौल बनने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव अन्नामलाई ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की काशी तमिल संगमम और काशी सौराष्ट्र संगमम जैसी पहल का भी इम्तिहान है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। ऐसे में इस खालीपन को भरने में भी मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एमजीआर ने परिवार के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभाओं के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से आज तमिलनाडु में डीएमके के कारण जो राजनीति हो रही है वो एमजीआर साहब के लिए अपमान जैसा है। मोदी की पैनी नजर आंध्र प्रदेश पर भी है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। तस्वीर 16 जनवरी की है, जब मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर गए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के उद्घाटन से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर में पूजा की। फिर रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी, कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा देखी। 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तब चुनाव से पहले ही बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन भी टूट गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि वाईएसआरसीपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले ही बीजेपी और टीडीपी के बीच अलायंस की सुगबुगाहट तेज है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कुल 131 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सहयोगियों समेत 31 तो कांग्रेस को उसके सहयोगियों के साथ 63 और अन्य को 37 सीटें मिली। गणित हम लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में लगाते हैं और जो वातावरण देखते वही लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं होता है।